हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा बना के दिखा दिया था और मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपने साथ पीरियोडिक टेबल लेके बैठना। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बना के दी थी उसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आज के टाइम में हम उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोगों ने पीरियोडिक टेबल को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया। तो हम उन्हीं ही बेसिस पे कुछ बात करने जा रहे हैं कि किसने क्या क्या बोला था। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल को डिफाइन करने आए थे उनका नाम था डोबेराइनर। ठीक, डोबेराइनर्स ने सबसे पहली पीरियोडिक टेबल दी थी जिसका उसने नाम दिया था डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। डोबेराइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स। सबसे पहली चीज, इस ट्रायड का मतलब क्या होता है? देखो, ट्रायड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज, ट्रायड्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। अब देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया है कि एक एलिमेंट के पास एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बना के दिया था वो हमारी बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे, और जब तक हम वहां नहीं पहुंच जाते जितनी भी पीरियोडिक टेबल आएंगी वो सब बेस्ड होंगी एटॉमिक मास पे। तो हम पहली लॉ पढ़ रहे हैं डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स। ट्रायड्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। तो इसने क्या बोला था? तो सबसे पहली चीज गिवन बाय डोबेराइनर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि ये बेस्ड किस पे? तो सबसे पहली चीज याद रखना कि ये बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, इस पॉइंट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला क्या था? इफ वी मेक ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट्स देन property of middle element or second element is intermediate of property of first element and third element। इसका मतलब क्या होगा? उसने बोला था कि अगर हम कोई ट्रायड बनाए, ट्रायड मतलब हम किसी 3 एलिमेंट का ग्रुप लें, तो जो मिडिल में एलिमेंट आएगा या फिर जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट और थर्ड के प्रॉपर्टी का इंटरमीडिएट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लेता हूं Li, Na एंड K, ये 3 एलिमेंट ले लिए मैंने। Li का एटॉमिक नंबर होता है 3, एटॉमिक मास होता है 7, 11, 23, 19, 13। तो देखो, फर्स्ट 2 1 2 3, या फिर हम बोले तो इसमें मिडिल वाला एलिमेंट कौन सा है? ये है मिडिल वाला एलिमेंट। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, दो टाइप की प्रॉपर्टी मैंने लिखवाई, एक एटॉमिक मास और एक एटॉमिक नंबर। तो हम चेक करते हैं कि हमारी बात सही है कि नहीं। तो उसने क्या बोला? इफ वी मेक ट्रायड्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, हमने बना लिया ट्रायड 3 एलिमेंट का, Li, Na, K, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का। देन द प्रॉपर्टी ऑफ मिडिल एलिमेंट, तो पहली प्रॉपर्टी हम जाते हैं एटॉमिक नंबर। तो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर of Na is equal to middle element or second element is intermediate of property of first element and third element। तो property of first element, तो first element की property का atomic number कितना है? 3 प्लस थर्ड वाले का कितना है? 19 डिवाइड बाय 2 which is equal to 11। जी हाँ, फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक नंबर का अगर हमने इंटरमीडिएट निकाला तो वो सेकेंड वाले का एटॉमिक नंबर निकल के आया। तो ये बोला था डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स ने कि अगर आप 3 एलिमेंट का ट्रायड बनाओगे
तो आप इसके और इसकी प्रॉपर्टी का इंटरमीडिएट निकालोगे तो मिडिल वाले की होगी। तो हमने एटॉमिक नंबर का निकाल के देखा, तो हमें मिडिल में क्या था, सोडियम, हमने सोडियम का एटॉमिक नंबर निकालना चाहा, तो कैसे निकलेगा, इन दोनों के एटॉमिक नंबर का हमने इंटरमीडिएट निकाला, Li और पोटेशियम का। तो Li का एटॉमिक नंबर 3, पोटेशियम 19, इंटरमीडिएट डिवाइड बाय 2 हमारा निकल गया है 11, जो कि एटॉमिक नंबर है सोडियम। तो देखो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तुम्हें आज के टाइम में याद है, आज के टाइम में तुम्हें पता है, लेकिन उस टाइम पे ये सब ढूंढे नहीं गए थे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल तो बहुत बाद में ढूंढी गई है, तो सारे डाटा तुम्हें दे दिए गए, ठीक है। तो उसने अपनी लॉ को इसी बेस पे दिया हुआ था। तो पहले ये ट्रायड नोट करो, इसके बाद एक दो ट्रायड और देखते हैं, नोट कीजिए इसे। ठीक है, अगर आप चाहो तो एटॉमिक मास का भी निकाल सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ Na। अब देखो हमें Na का एटॉमिक मास चाहिए जो कि 23 है, बट हम यहां से तुम्हें पता है 23 है, लेकिन हम इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखें, इस लॉ के हिसाब से देखें, तो हमें फर्स्ट और थर्ड वाले के एटॉमिक मास का इंटरमीडिएट निकाल के चेक करना होगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, 7, फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास 7, थर्ड वाले का 39 डिवाइड बाय 2, ये हो जाता है 23, और 23 इसका एटॉमिक मास। तो इसका मतलब चाहे आप एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी निकालो, चाहे एटॉमिक मास की प्रॉपर्टी निकालो, अगर आप फर्स्ट और थर्ड का इंटरमीडिएट निकालोगे तो मिडिल वाले की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ऐसा ये लॉ आपको बोलना चाह रही है। तो देखो दोनों प्रॉपर्टी मैंने निकाल के दिखा दी सोडियम की, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलो दूसरा टाइप, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये था पहला एग्जांपल। दूसरा अगर मैं ट्रायड लूं तो दूसरा ट्रायड है Be, Mg और C। Be का एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास 9, Mg 12, 24, 20, 40। सपोज करो ये हमको नहीं पता है, हमने 3 एलिमेंट का ट्रायड बनाया, हमें फर्स्ट और थर्ड का पता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनिश है, तो देखो 20 Ca 40, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता, थोड़ा और नीचे लिख देता, 20 Ca 40, ठीक। अब हमें फर्स्ट और थर्ड की प्रॉपर्टी से मिडिल वाले की प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, तो मैं पहले फाइंड करता हूं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ Mg। तो वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर प्लस थर्ड वाले का एटॉमिक नंबर डिवाइड बाय 2, तो 4 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 12। तो क्या 12 एटॉमिक नंबर होता है Mg का, बिल्कुल होता है। हम निकाल लेते हैं एटॉमिक मास, नाइन प्लस 40। जब आपको एटॉमिक मास निकालना है तो प्रॉपर्टी में एटॉमिक मास लोगे, जब एटॉमिक नंबर निकालना तो प्रॉपर्टी में एटॉमिक नंबर लोगे। देख लो यहाँ पे मैंने एटॉमिक नंबर लिया, यहाँ पे एटॉमिक मास ले रहा हूँ, डिवाइड बाय 2, 24.5। ये वैल्यू 24.55 है, जबकि ये होता कितना है 24। तो देखो ये लॉ, इसीलिए पहली चीज, ये लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं हुई, आज हम इसे ज्यादा, हम सिर्फ पढ़ के भूल जाते हैं, इसे पढ़ाना जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है। पहली चीज, उसने ट्रायड्स बहुत कम दिए थे, कुछ 2-3 ट्रायड्स दिए थे। अब आज के टाइम में 118 एलिमेंट्स है, और उसने 9-10 मान लो 4 ट्रायड दिए होंगे तो 12 एलिमेंट होते ना। 12 एलिमेंट से कोई पीरियोडिक टेबल खड़ी कर सकता है क्या? 118 एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में किसी ने अगर 12 एलिमेंट ढूंढ दिए और उसके बाद उसने कुछ नहीं ढूंढा तो उसकी पीरियोडिक टेबल तो वैसे ही वैलिड नहीं है। तो पहला रीजन था कि इसने ज्यादा एलिमेंट्स ढूंढे नहीं थे, इसने बहुत कम ट्रायड्स दिए थे, इसलिए इसका वैलिड नहीं था। दूसरा रीजन था ये कि प्रॉपर्टी निकालने पे प्रॉपर्टी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रही थी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। देखो 24 आना चाहिए था लेकिन 24.5 आया, और इसका मास 24 होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं क्लोरीन की तरह 35.5 ऐसा कुछ कंटेंट करता है। Mg का मास 24 होता है फिक्स है, तो यहाँ पे 24 आता तो ये एकदम एक्यूरेट होती, बट ये एक्यूरेट नहीं थी, दैट्स व्हाई इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। तो ये थी आपकी पहली डॉबेराइनर लॉ ऑफ ट्रायड्स, ठीक है। 2 ट्रायड्स मैंने आपको करा दिए, इसका रीजन क्या है वैलिड ना होने का? पहला कि प्रॉपर्टी एक्यूरेट नहीं आ रही थी, और दूसरा कि इसने बहुत कम एलिमेंट्स ढूंढ के रखे थे अपनी पीरियोडिक टेबल में। नोट डाउन कीजिए इसको।
होमवर्क है आपका CaSrBa, एक ये और दूसरा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये दो ट्राइड्स हैं, इनको सॉल्व करना और देखना कि फर्स्ट और थर्ड वाले की प्रॉपर्टी सेकंड वाले को डिफाइन कर रही है कि नहीं कर रही। पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा, ठीक है, इन दो ट्राइड्स को सॉल्व करना। तो ये था हमारी पहली लॉ जो कि कंप्लीट हुई। चलते हैं दूसरी लॉ की तरफ। दूसरी लॉ जो थी वो थी न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ या फिर ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव, देखो जो ऑक्टेव है ये रिलेट करता है 8 से, ये रिलेट करता है 8। और आप याद रखना कि केमिस्ट्री का मैजिक नंबर होता है 8। 8 जो है वो केमिस्ट्री में मैजिक नंबर माना जाता है, क्योंकि 8 जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी नोबल गैस को देख लो, आप सब जानते हो कि नोबल गैस रिएक्ट नहीं करती, वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। वैसे मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सिखाया है। तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वो बहुत ज्यादा स्टेबल बोला जाता है। या फिर जो कोई भी, मतलब आपको पता है केमिस्ट्री में पूरी लड़ाई ही इलेक्ट्रॉन्स की, पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। कहीं पे भी कोई रिएक्शन हो रही है उसमें भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होते हैं, कोई एटम बॉन्ड बना रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, अगर किसी ने 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए किसी से बॉन्डिंग करते हुए या फिर किसी भी थ्रू मीडियम से उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है। तो 8 केमिस्ट्री का मैजिक नंबर होता है, और ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल यानी ये 8 नंबर से ही रिलेट करती है। तो सबसे पहली चीज कि अगर मैं आपसे पूछूं ये बेस्ड किस पे है, तो मैंने आपको क्लियरली बोला जब तक मैं यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं लिख दूं तब तक सारी की सारी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है। तो पहला पॉइंट बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार पूछ लेता है वो इजी लेवल पे कि बताओ ये पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखो। सेकंड, वैलिड अप टू लाइटर एलिमेंट्स। लाइटर एलिमेंट्स मींस अप टू कैल्शियम, यानी कि 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स को हम लाइटर एलिमेंट्स बोलते हैं। तो कैल्शियम तक के एलिमेंट्स को लाइटर एलिमेंट्स बोला जाता है। तो ये था पहला पॉइंट, ये था दूसरा। तीसरा पॉइंट, न्यूलैंड ने अपनी पीरियोडिक टेबल को कंपेयर किया था। किससे कंपेयर किया था? कंपेयर्ड विद म्यूजिकल नोट। अब भाई आप सब म्यूजिकल नोट तो जानते ही होगे ना, अगर जानते हो तो अभी अभी अपनी जगह पे बैठ के म्यूजिकल नोट रिवाइज करना। क्या होता है? सा रे गा मा पा धा नी, यही होता है। तो अपन करते हैं, ठीक है। तो इसने कंपेयर किया था म्यूजिकल नोट्स। चलिए, तो पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो इसका स्टेटमेंट क्या था, चलो पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इतना लिखो, बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक मास पे। वैलिड थी कैल्शियम तक, यानी 1 से 20 एलिमेंट तक ये वैलिड थी, और कंपेयर की गई थी म्यूजिकल नोट से। चलो चेक करते हैं क्या मतलब है इसका। देखो, अगर मैं म्यूजिकल नोट लिखूं सा रे, हाँ वहां बैठे बैठे आप लोग रिवाइज करते तो म्यूजिकल नोट, नी अगेन सा, फिर रे, फिर गा मा पा धा नी अगेन सा। देखो म्यूजिकल नोट ऐसे ही चलते चले जाएंगे। अब म्यूजिकल नोट से एक चीज देखना कि अगर मैं चेक करूं, जैसे मान लो मैंने म्यूजिकल नोट ले लिया रे, मैंने रे उठा लिया, अब मैं इसको देता हूं 1 नंबर, तो 1 ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने क्या देखा कि 1 और 8 पे जो म्यूजिकल नोट आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। सपोज मैं अगर यहां से स्टार्टिंग करता मास से, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अगेन आप देखो 1 और 8 नंबर पे सेम म्यूजिकल नोड आ रहा है, ठीक है। तो जैसे म्यूजिकल नोड में पहला और 8वां म्यूजिकल नोड सेम होता है, वैसे ही न्यूलैंड ने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे रखें तो जो एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे आएगा और जो एलिमेंट 8th नंबर पे आएगा उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो जैसे मैं देखूं Li, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। मैंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे रख दिया। भाई आप सब जानते हो लिथियम से ज्यादा मास इसका, यानी मास के बेस पे मैंने पुट करता मैं चला गया, ठीक। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के बेस पे मैंने इसको रखा, तो रखने के बाद मैं क्या देख रहा हूं कि जो एलिमेंट फर्स्ट नंबर पे, जैसे सपोज करो मैं बी को 1 नंबर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फर्स्ट और 8 पे जो एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो जरा सा अपनी पीरियोडिक टेबल उठाओ और देखो क्या बी और एल आज के टाइम में एक ही ग्रुप में रखे गए, ग्रुप मतलब वर्टिकल लाइन, तो आपको आंसर मिलेगा यस, दोनों एक ही ग्रुप में। जैसे मैं बात करूं नाइट्रोजन से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखो ये दोनों भी आज के टाइम में सेम प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं। अगर हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे रखा तो वो म्यूजिकल नोट की तरह जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, जो एलिमेंट 8 पोजीशन पे आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होती है। तो यहां से न्यूलैंड ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जनरेट होता है, ऐसे कुछ बच्चे यहीं से क्वेश्चन अगर देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो उन्होंने यहीं से सोच लिया होगा कि फ्लोरीन के बाद तो नियॉन आना चाहिए था और फ्लोरीन के बाद एर्गॉन आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। तो अगर वो आता तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका बेसिक सा आंसर है कि जिस टाइम पे ये रूल या लॉ दिया गया था उस टाइम पे नोबल गैस ढूंढे नहीं गए थे, किसी को नहीं पता था कि नियॉन और एर्गॉन नोबल गैस, तो यहाँ पे उनको पुट नहीं किया गया। यानी कि अगर आपका मन में क्वेश्चन आ रहा है कि नियॉन और एर्गॉन क्यों नहीं आया, तो उसका बेसिक सा रीजन है कि जिस टाइम पे लॉ दी गई थी उस टाइम पे नोबल गैस के बारे में कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। तो ये थी लॉ, म्यूजिकल नोट से कंपेयर किया तो जो एलिमेंट फर्स्ट और 8 नंबर पे आ रहा है वो सेम प्रॉपर्टी कंटेन करता है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जनरेट होता है कि लोग पूछते हैं आपसे, लोग मतलब वही आईआईटी वाले, ठीक है, वो पूछते हैं आपसे कि भाई ये बताओ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल डोबे राइनर का ट्रायड्स कंटेन करता है कि नहीं करता, ये क्वेश्चन होता है। तो हमारा आंसर होगा यस। कैसे? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में अगर तुम देखो तो ये रहा डोबे राइनर का ट्रायड, ये रहा डोबे राइनर का ट्रायड, तो आपका आंसर क्या होगा यस। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल कंटेन्स डोबे-राइनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, यानी डोबे-राइनर का ट्रायड ये कंटेन करता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। पहला यहाँ पे नियॉन और एर्गॉन क्यों नहीं आया, तो उस टाइम पे ढूंढे नहीं गए थे नोबल गैसेस, और दूसरा कि क्या न्यूलैंड ऑक्टेव रूल ट्रायड्स कंटेन करता है, तो हाँ करता है, ठीक है। नोट करो इसको। अब मैं इसको डिफाइन करवा देता इसने क्या बोला था, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे रखे हुए, और फर्स्ट और 8 पे जो भी एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम ही होने वाली है। और ये वैलिड था सिर्फ कैल्शियम तक, तो ये भी ज्यादा एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसको भी हमने ज्यादा नहीं पढ़ा क्योंकि 20 एलिमेंट्स तक इसने अपनी लॉ को दिया था और आज हमारे पास 118 एलिमेंट है। तो मेरी बात को समझो, 118 एलिमेंट बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 20 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। तो 20 एलिमेंट ढूंढ के कोई सोचे कि मैं पीरियोडिक टेबल खड़ी कर दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। लोग आगे काम करते गए और नई नई लॉ देते गए। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसका लॉ क्या था वो मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है, चलिए मैं रफ कर देता इसे। तो म्यूजिकल नोट आप सबको पता है, और म्यूजिकल नोट में आप वापस से ट्राई कर लेना, फर्स्ट और 8 नंबर पे जो म्यूजिकल नोट आता है वो बिल्कुल सेम होता है, इसीलिए इसने उसको उससे कंपेयर किया था। इसका लॉ क्या था? लॉ था इफ वी अरेंज एलिमेंट्स इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर of their atomic masses, then the element which contains first and eighth position have similar properties. ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेस पे, तो जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे आएगा और जो एलिमेंट एथ पोजीशन पे आएगा उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी। फर्स्ट और एथ वाले की सेम है, फर्स्ट और एथ वाले की कहीं से भी ट्राई कर लो वो सेम ही आने वाली है। नोट कीजिए इसे। तो ये थी आपकी सेकेंड लॉ। क्यों वैलिड नहीं थी? वैलिड इसलिए नहीं थी कि सिर्फ कैल्शियम तक वैलिड थी, इसलिए इसको ज्यादा पढ़ा नहीं गया। सेकेंड, नियॉन आर्गन क्यों नहीं आए, उसका रीजन है तभी ढूंढे नहीं गए थे। थर्ड, क्या न्यूलैंड डोबे लाइनर का ट्राइड कंटेन करता है? बिल्कुल करता है, दो ट्राइड्स आपके सामने वो कंटेन करता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। नोट कर लीजिए इसे। अब इसके बाद से जो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट हो रही है उनको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ये भी पढ़ना है, ऐसा नहीं इसको नहीं पढ़ना। अच्छा, आज जो पेज की रैंक लिस्ट आई है उसमें आप लोगों का भी नाम है या सिर्फ वो 1 या 2 बैच के लिए है? क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा जिसको मैं जानता हूँ जो मेरे बैच का हो उसका नाम वहाँ पे। उसके दो रीजन है, या तो आपका नाम बहुत ज्यादा नीचे चला गया होगा तो शायद मुझे दिख नहीं रहा हो, और या फिर आप लोगों का इस टेस्ट में कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। बट एक चीज याद रखो कि आप कोई बैच थर्ड नहीं हो, अपने माइंड को क्लियर करो। आप लेट एडमिशन ले रहे हो, दैट्स वाई आपको बैच थर्ड में डाला गया है। हो सकता है आप बैच 1 और बैच 2 के स्टूडेंट से ज्यादा इंटेलिजेंट हो, ज्यादा टैलेंट रखते हो, तो अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करो। जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके बच रहे हैं उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो ताकि आप किसी भी एग्जामिनेशन में उनको कंपटीशन दे सको। वरना देखो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने माइंड में सेट कर चुके हो कि हमारा बैच 3 है, हमारा बैच 3 है, तो ये याद रखना कि वो हमेशा 1 और 2 ही रहेंगे, आप हमेशा 3 रहोगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा यार हमें भी प्राउड फील करो। तो एक बार एक काम करना, अगर आपका ये टेस्ट था तो आप मुझे कोई 1-2 लोग जो डाउट्स वगैरह पूछते हैं तो बताना, और बाकी मुझे किसी बच्चे का नाम तो दिखा नहीं, मे भी शायद ये 1 और 2 का हो। बट आगे से जो भी टेस्ट होंगे वो कंबाइंड फॉर्म में होंगे, तो कंबाइंड फॉर्म में होंगे तो रैंक लिस्ट में सबका नाम आएगा, यानी आपका भी आएगा उनका भी आएगा। तो थोड़ा सा अच्छी फीलिंग देना यार, जल्दी जल्दी मोल कंसेप्ट और ये सब कंप्लीट कर लो। आधे ज़्यादा बच्चों का तो मोल कंसेप्ट अब स्टार्ट हुआ है और तीसरे चैप्टर पे हम चले गए, और मेजर टेस्ट जब होगा तब 2-2, 3-3 चैप्टर पे होगा, फिर आप वही पीछे रह जाओगे। वैसे ही आपका एडमिशन लेट हुआ है और आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट भी नहीं कर रहे, क्या करें? थोड़ा अच्छे से काम करो। चलिए नेक्स्ट है लोथर मेयर्स ग्राफ। अब एक चीज है, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के साथ नाम जुड़ता है मोजले का, ठीक है। आगे बताऊंगा मोजले का असली नाम क्या है। मोजले का नाम जुड़ता है। अब लोथर मेयर जो थे इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया था, और उस ग्राफ के बाद इन्होंने ज्यादा नॉलेज नहीं दिया, उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। बट जो नोबेल प्राइज मोजले को मिला है वो एक्चुअल में इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनका जो ग्राफ था ना वो बिल्कुल वैलिड था। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि इन फ्यूचर अगर पीरियोडिक टेबल डेवलप होती है तो कौन से एलिमेंट किस पोजीशन पे आएंगे, और एग्जैक्टली आज के टाइम में वैसा ही हुआ है। जैसा इन्होंने बोला था वैसे ही आज के टाइम में एलिमेंट्स अरेंज हैं। तो इन्होंने अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया होता तो शायद पीरियोडिक टेबल को ढूंढने वाला नोबेल प्राइज जो मोजले को मिला है वो इनको मिलता।
बट इन्होंने सिर्फ ग्राफ दिया और छोड़ दिया। और ये ग्राफ भी मतलब लोगों के सामने नहीं आया, बहुत बाद में सामने आया कि हाँ भाई जब कंपेयर किया गया तो लोगों को पता चला कि हाँ इन्होंने जो ग्राफ दिया था वो बिल्कुल सही था, और वैसे ही पीरियोडिक टेबल आज के टाइम में डेवलप हुई है। बट डेवलप करने वाले कौन थे? मोजले। सो नोबेल प्राइज ले गए, बेचारा देखता रहेगा, पता नहीं देख भी पाया कि नहीं। चलिए सबसे पहली चीज इसने ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच। इसने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच, जिसमें इसने क्या देखा कि कर्व टाइप का फॉर्म किया इसने, और इस कर्व में देखो तीन टाइप की चीज है। पहली ये जिसे हम बोलते हैं पीक ऑफ द कर्व, ये पीक पोजीशन। ये पोजीशन कौन सी है? तो अपन चढ़ रहे हैं ना, लाइक मान लो जैसे आप कहीं पे जा रहे हो तो ये क्या होगी? चढ़ने वाली, तो इसे हम बोलते हैं असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग। और ये क्या है? नीचे उतरने वाली, तो इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग पोजीशन। और ये होता है बॉटम ऑफ द कर्व। तो पहले इसे नोट डाउन करो क्योंकि मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, असेंडिंग, पीक, डिसेंडिंग एंड ऑल। तो इस कर्व में क्या क्या मिला हमें? कर्व का पीक, कर्व की असेंडिंग पोजीशन, कर्व की डिसेंडिंग पोजीशन और बॉटम ऑफ द कर्व। और इसी पे उसने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट दिया था। कैसे दिया था वो मैं भी आपको बताता। तो एक बार नोट कर लो क्या क्या पोजीशंस थी। चलिए, तो लोथर मेयर ने क्या बताया था इन पोजीशंस के बारे में? उसने बोला कि इन फ्यूचर अगर पीरियोडिक टेबल डेवलप हुई तो ये जो पीक ऑफ द कर्व है ये ले जाएंगे अल्कली मेटल्स, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? Li, यहाँ क्या आएगा? Na, और यहाँ क्या आएगा? P। उसने बोला ये जो असेंडिंग पोजीशन है यहाँ पे आएंगे हेलोजन, तो यहाँ क्या आएगा? फ्लोरीन, यहाँ क्या आएगा? क्लोरीन, और यहाँ क्या आएगा? ब्रोमीन। अब ये ग्राफिकल व्यू है, ठीक है, तो इसे आपको एज इट इज इसके पॉइंट याद करने पड़ेंगे। अगर पीरियोडिक टेबल से इसे एक्सप्लेन करना होता तो मैं आपको एक्सप्लेन जरूर कर देता, ठीक। या फिर एक काम करना, अपनी पीरियोडिक टेबल, अगर आपके पास एक पीरियोडिक टेबल हो जो बुक वगैरह में नहीं हो, अलग से हो, तो आप उसको फोल्ड करना। उसको एकदम से कैसे फोल्ड करना? एकदम रोल कर लेना। लाइक सपोज ये पीरियोडिक टेबल है एक बार के, तो उसको क्या करना? उसको ऐसे घुमा देना, और घुमा के ना नोबल गैस को छुपा लेना। नोबल गैस को जब तुम छुपाओगे ना तो ऐसा कुछ कर्व बन के आ जाएगा। तो यहां देखना, यहाँ पे तुम्हें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिखेंगे क्योंकि तुमने नोबल गैस को छुपा दिया। तो ये हो गई असेंडिंग पोजीशन, यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दिखेंगे। ये हो गया पीक ऑफ द कर्व, यहाँ पे तुम्हें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये वाली लाइन दिखेगी। और जस्ट नीचे उतरते टाइम तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें दिखेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो एक बार कर्व ऐसे बना के देख लेना, अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल हो, ऐसे घुमा लेना उसे और नोबल गैस को छुपा लेना, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर्व आ जाएगा, कर्व टाइप का। और उस कर्व में देखना यहाँ पे हेलोजन आएगा, बीच में आएगा अल्कली मेटल्स और साइड में आएगा अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये जो पीछे की जगह होगी यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर थर्ड पोजीशन थी डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में उसने बोला कि डिसेंडिंग वाली पोजीशन लेगा अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी यहाँ आएगा Be, यहाँ आएगा Mg और यहाँ आएगा Ca। और उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया? उसने ऑब्जर्व किया कि जो बॉटम ऑफ द कर्व है ये, यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे थे लाइक Fe, Co, Ni, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब एलिमेंट्स बॉटम पे आ रहे थे। तो ये कर्व उसने दिया था और इसी कर्व को अपन एक्सप्लेन करने जा रहे थे। तो पहली चीज लोथर मेयर ग्राफ क्या था? लोथर मेयर ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वॉल्यूम एंड ही ऑब्जर्व सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो पहली चीज इस ग्राफ को बना लो।
अब हम लिखते हैं लोथर मेयर के ऑब्जर्वेशंस कि क्या ऑब्जर्वेशन इसके थे। सबसे पहली चीज, लोथर मेयर प्लॉटेड अ ग्राफ between atomic mass and atomic volume, and he observed that, क्या क्या ऑब्जर्व किया उसने? पहला पॉइंट था that peak of the curve is obtained by alkali metals। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में नाम बता दिया था अल्कली मेटल्स क्या होते हैं। अल्कली मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या फिर इसको ऐसे कर लो, पीक ऑफ द कर्व इज ऑक्यूपाइड बाय अल्कली मेटल्स। सेकंड क्या था? सेकंड उसने बोला कि जो असेंडिंग पोजीशन होगी, असेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व is occupied by halogens। चलो मैं यहाँ पे एलिमेंट्स के लिखवा भी देता। अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? Li, Na, K, Rb, Cs, ये होते हैं अल्कली मेटल्स। हेलोजन क्या होते हैं? FCl, Br, I। ठीक है। थर्ड है, थर्ड कौन सी पोजीशन थी हमारी? डिसेंडिंग। तो उसने क्या बोला? डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व इज ऑक्यूपाइड बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba। ठीक है। और लास्ट पॉइंट फोर्थ, तो इतना नोट करो, फोर्थ पॉइंट लिखवा था। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, ऊपर का मैं हटा देता। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट नॉलेज उसने क्या दी थी? फोर्थ उसने बोला था बॉटम ऑफ द कर्व इज ऑक्यूपाइड बाय ट्रांजिशन, ऑक्यूपाइड बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखो पहली क्लास में मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल की बहुत सारी नॉलेज दी, तो उन चीजों को अच्छे से ऑब्जर्व करना। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा पहले ही स्टार्टिंग में लगता था हम लोगों का इंटरेक्शन थोड़ा सा अच्छा था केमिस्ट्री को लेकर, लेकिन अभी मुझे लगता है बच्चे बिल्कुल केमिस्ट्री को हाथ नहीं लग रहा। तो अगर ऐसा है तो ये गलत है। कुछ पहले 2-4 बच्चे थे जिनको लगता था, जिनको देख के कि उन्हें भाई 2-4 क्या बहुत सारे थे, बट अभी ऐसा लगता है जैसे केमिस्ट्री मतलब या तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है या बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा। बहुत अच्छे से समझ में आता तो मुझे फील हो जाता, तो जो मुझे फील हो रहा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा। तो देखते हैं अभी आपके जो आगे टेस्ट होंगे उनमें मार्क्स वगैरह पता ही चल जाएगा कितना आप क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जिसके भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, मोल कंसेप्ट के वीडियोस बचे हुए हैं यार, प्लीज़ जल्दी से जल्दी देख लो। ठीक है, बोलने का भी क्या फ़ायदा है। जिसका पीछे होगा वो इस वीडियो को जब देखने जाएगा तो उसमें ही उसको करीब 1 महीना लग जाएगा, और 1 महीने बाद उस तक ये बात पहुंचेगी, तब तक पता नहीं मैं किस चैप्टर पे होगा। चलो कोई मतलब नहीं है बोलने का, नोट डाउन कीजिए इसे।
तो ये था लोथर मेयर्स ग्राफ। लोथर मेयर ने एक ग्राफ प्लॉट किया, उसमें 4 टाइप की पोजीशंस बताई और उन पोजीशन में फ्यूचर में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे ये उसने डिफाइन करके दे दिया था। फिर से एक चीज, ये भी एटॉमिक मास पे ही बेस्ड थी, क्योंकि इसने ग्राफ एटॉमिक मास पे ही प्लॉट किया था। तो अगर इस पे भी क्वेश्चन आए तो एटॉमिक मास पे ही बेस्ड थी। और ये भी वैलिड क्यों नहीं थी, क्योंकि इसने ग्राफ प्लॉट करके छोड़ दिया, इसने उसके बाद कुछ भी डिफाइन नहीं किया। अगर ये थोड़े और एलिमेंट्स ढूंढ लेता, करीब 40-50 एलिमेंट ढूंढ लेता और ढूंढ के उन्हें पुट कर देता और पीरियोडिक टेबल बना देता, तो शायद नोबेल प्राइज इसका होता। बेचारा ले ही नहीं पाया। चलो हटा देता इसे, नेक्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। अब जो लॉ आ रही है इस पे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस पे तो क्वेश्चन जनरेट, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, बहुत कम टाइम पहले डेवलप हुई, तो उससे पहले लोग मेंडलीव को ही पढ़ते थे। लाइक आपके मेरे दादाजी परदादा जी उन सब ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, अगर वो स्कूल गए थे तो, और नहीं गए थे तो कोई बात नहीं, होता है, ठीक है। लेकिन अगर गए थे तो उन्होंने मेंडलीव पढ़ी थी, और हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब जो आ रही है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले लिखवा देता। ये भी किस पे बेस्ड थी, इसका एक ही रीजन हो गया कि एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, बस इसी रीजन की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। सेकेंड, अगर बात करूं इसके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स थे, तो ही प्लेस्ड 63 एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। he placed 63 elements in his periodic table based the atomic mass पे, और इसने प्लेस किया था 63 एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में। अब एक चीज याद रखना कि इसने एक लॉ दी थी, और इस लॉ को तो हर किसी के जुबान पे रटा हुआ होना चाहिए, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, क्योंकि इसी की लॉ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ में भी वैलिड होती है, बस थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इसमें जो एटॉमिक मास होता है तो मास की जगह मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर आ जाता है। तो मैं आपको लॉ लिखवा देता पहले। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, लॉ क्या थी, इसकी लॉ थी द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic masses and atomic mass is the fundamental property of elements। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, इसकी जो लॉ थी वो क्या थी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होती है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट की अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे जाओगे तो वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन होता है, ऐसा इसने बोला था। और इसने एटॉमिक मास को एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताई थी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो कि गलत है,
किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ने एटॉमिक मास को डिफाइन किया था, जबकि फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर होती है। तो ये थी इसकी लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो इसको ना अब भी कभी 4 से 5 बार ना रट डालो। मैं नींद में भी मैं तुमसे पूछूं ना, हाँ बताओ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तुम नींद में बोलो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ये लॉ आपको आनी चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस लॉ को अच्छे से रट डालो, नोट कीजिए इसको। कि कई बार होता है ना, इससे क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो एटॉमिक मासेस मीन मेंडलीव, एटॉमिक नंबर मींस मोजले। अगर मेंडलीव का मैं पूरा नाम बोलूं तो इसका पूरा नाम होता है डिमिट्री मेंडलीव। अब जितने लोग डांस म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो इस नाम को जानते होंगे, डिमिट्री वेगास, जो ट्रांस म्यूजिक बनाता है। तो भाई ये वो तो है नहीं, ये मेंडलीव था, इसने म्यूजिक नहीं बनाया, इसने पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, देखो तुम्हें कष्ट देने वाले 4-5 लोग ही हैं, मेंडलीव हो गया, न्यूटन हो गया, यही सब लोग हैं। इन्होंने क्या किया, इसने पीरियोडिक टेबल खड़ी कर दी, न्यूटन ने सेब गिरा दिया, 2 सब्जेक्ट खड़े हो गए। तो हमें तो तुम दोष देना मत, हमारी कोई गलती नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई, लॉ याद कर लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेस्ड ऑन एटॉमिक मास ही प्लेस 63 एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। देखो ये नंबर एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बुक्स इसको 63 बोलती है, बट कुछ बुक्स ऊपर नीचे भी कर सकती है। बट आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने एलिमेंट ढूंढ के डाले थे। जो भी क्वेश्चन आएगा अदर प्रॉपर्टीज से आएगा। ये हमने एक रेशियो लिया है कि 63 एलिमेंट्स उसके पीरियोडिक टेबल में थे। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप ये नंबर पुट कर देना, गलत होगा तो मैं देख लूंगा। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की, तो जैसे मैंने आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बताया कि उसमें 18 वर्टिकल लाइन है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर कैसा हो, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो थी, मेंडलीव divided his periodic table in 8 vertical lines and 7 horizontal lines। ठीक, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल लाइंस थी और 7 हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइंस थी उसको इसने बोला था कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उसको इसने बोला था सीरीज। जबकि हमने कल देखा था कि कल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मैंने तुम्हें डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें जो वर्टिकल लाइंस थी मैंने उसे ग्रुप्स बोला था और हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैंने पीरियड्स बोला था। बट इसके पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल लाइंस थे उसको हम कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको हम सीरीज बोलते हैं। तो मेंडलीव डिवाइडेड हिज पीरियोडिक टेबल इन 8 वर्टिकल लाइंस एंड 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस।
अगर मैं बात करूं तो मे बी आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से चेक करो, ये जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप मतलब नोबल गैसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टिकल लाइंस है। आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम। दो सेकेंड यार। इसमें देखो 8 वर्टिकल लाइंस है, जीरो ग्रुप यानी नोबल गैस वाला। उसके बाद काउंट करो 8 वर्टिकल लाइंस है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर आप काउंट करोगे तो कितनी है? तो 7 वर्टिकल लाइंस इसमें थी। अब इस बुक में जो वर्टिकल लाइंस है उसको इसने ऐसे ही से दिखाया। अब एक चीज और नोटिस करो, जो 1 to 8 वर्टिकल लाइंस है, उल्टा दिख रहा है नहीं यार, सीधा ही तो है। जो 1 to 8 वर्टिकल लाइंस, अब देखो उसने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स इधर लिए और कुछ एलिमेंट्स इधर लिखे हुए हैं। सेम एज यहां पे भी किया, मतलब उसने एक एक को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। यानी कि 1 to 7 वर्टिकल लाइंस उसने दो दो पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, और 8 वर्टिकल लाइंस में 3 कॉलम बनाए हुए उसने। हालांकि उसने लाइन बीच में सेपरेट नहीं की, मैं तुम्हें बना के दिखा देता। चलो इसको लिखिए, मैं इसकी फोटो शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, तो वहां से तुम इस चीज को रिलेट कर लेना। उसने क्या किया था, पहली चीज हमने कल देखा था, तो कल में 4 ब्लॉक वगैरह यानी डिजाइन फुल था। इसमें सीधा सीधा उसने क्या किया था, एक बॉक्स बनाया और उसमें अपनी पीरियोडिक टेबल डाली। तो उसने क्या किया, एक, वैसे तो देखो 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं अगर मैं जीरो ग्रुप को इंक्लूड करूं तो। और यहां पे आ जाता है, अपन मान लेते हैं 0, तो ये जीरो ग्रुप है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 वाले को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो 8 वर्टिकल लाइंस थी और उसने 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस में उसे कन्वर्ट किया था। 1 2 3 4 5 6 7। अब सबसे पहली चीज, जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट्स है, देखो यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स है उसने क्या किया था, अगर एक एलिमेंट यहाँ पुट है तो दूसरा यहाँ पुट है, तीसरा यहाँ पुट है, चौथा यहाँ पुट है, पांचवा यहाँ, ऐसे पुट किया हुआ था। यानी एक ग्रुप को दो टाइप से उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो 1 से 7 तक एलिमेंट्स उसने ऐसे ही अरेंज किए हुए थे, लाइक एक वर्टिकल लाइन में दो टाइप से उसने एलिमेंट का अरेंजमेंट किया हुआ था। जो 8 वर्टिकल लाइन थी उसमें 3 टाइप से अरेंजमेंट था, एक्स वाई जेड। तो अपन क्या बोलेंगे, 1 to 7 vertical lines is divided in 2 parts and 8th vertical line is divided in 3 parts। हालांकि उसने इसमें लाइनिंग नहीं दी थी, बट अगर एक्सप्लेन करने की बात है तो 8 वर्टिकल लाइन में 3 टाइप के एलिमेंट्स उसने रखे थे, और 1 to 7 में दो टाइप के एलिमेंट्स उसने रखे थे। मतलब वो क्या बोलना चाह रहा था, वो ये बोलना चाह रहा था कि जैसे उसने यहाँ पे x रखा है तो सेम प्रॉपर्टी वाला z है, सेम प्रॉपर्टी वाला b है। अगर उसने y रखा है तो सेम प्रॉपर्टी वाला a, तो उसने सेम प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। बट उसका अरेंजमेंट गलत था। गलत क्यों था, देखो मैं पहले यहाँ पे बेसिक सी चीजें बता देता क्यों गलत था। भाई उसकी पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक मास पे, ठीक है, ये बात मानते हो। अब एटॉमिक मास के हिसाब से देखो तो तुम सब चेक करना, दो एलिमेंट, एक कैल्शियम और एर्गॉन, ठीक, कैल्शियम और एर्गॉन। अगर कैल्शियम और एर्गॉन की बात करो तो दोनों के एटॉमिक मास सेम है, लेकिन मैंने तुम्हें क्लियरली बता दिया कि जो एर्गॉन है वो नोबल गैस है और जो कैल्शियम है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनकी प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट है। नोबल गैस और अल्कलाइन अर्थ मेटल, नाम में ही चेंजेस आ रहा है, एक मेटल है और एक गैस है, तो इनकी प्रॉपर्टीज कैसे सेम हो सकती है। बट मेंडलीव के हिसाब से इनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और उसने इनको सेम पोजीशन देना।
ठीक है, तो ये उसकी बेसिक सी प्रॉब्लम थी। अगर वो एटॉमिक मास के पीरियोडिक टेबल को नहीं सेट करता तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाती, बट उसकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, दैट्स व्हाई इसमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम ऑब्जर्व हो रही। ठीक है, तो ये थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। और दूसरी चीज बता सकता मैं तुम्हें, जैसे हमने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट सेकंड पार्ट में जाना, वहां पे मैंने तुम्हें आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, आइसोटोन्स, इन सब चीजों के बारे में बताया। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स आर दोज व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो अगर इसकी पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास मैटर करता है, तो लाइक अगर मैं ले लूं 3 आइसोटोप, देखो मैं यही बना देता हूं यार, 1H1, 1H2, 1H3, तो इसके हिसाब से तीनों डिफरेंट मास कंटेन कर सकते हैं, मतलब इनको 3 डिफरेंट पोजीशन पे रखा जाना चाहिए। जबकि मैंने आपको बताया कि आइसोटोप्स की पोजीशन वही होती है जो उसके एलिमेंट की पोजीशन होती है, यानी ये तीनों कहां पे रखे हुए हैं? हाइड्रोजन की जगह। तो आइसोटोप्स अलग अलग डिफाइन नहीं होते, बट मेंडलीव के हिसाब से सोचो तो मेंडलीव के हिसाब से इनको 3 प्लेस मिलने चाहिए थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आइसोटोप्स की पोजीशन वही होती है जो उसके मेन एलिमेंट की होती है। ठीक है, तो ये भी रीजन था। तो ये कुछ रीजन है एटॉमिक मास की वजह से इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो हमने काफी टाइम तक पढ़ी, लेकिन बाद में जब लोगों को पता चला, लोगों ने और एक्सपेरिमेंट किए, मोजले ने और एक्सपेरिमेंट किए, तो उसे पता चला कि भाई एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास नहीं होती, एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो ये चीज जब पता चली तो उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई और उसे डिफाइन किया, जो मैंने आपको पहली क्लास में बना के दिखाया था, पहली क्लास लाइक मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये था। तो स्ट्रक्चर बना लिया होगा। अब देखिए ये सारी बातें हो गई मेंडलीव के स्ट्रक्चर एंड ऑल इन सब चीजों की। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस। तो मैं वो बोर्ड पे लिखवाऊंगा, काफी टाइम जाएगा, मैं आपको बोल देता। ठीक है, नहीं तो अगर आप ऐसा भी कर सकता, मैं आपको, देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने बाकी सारी चीजें आपको बता दी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता एक एक पॉइंट, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता और उसकी फोटो खींच के डाल देता, तो आप लिख सकते होंगे। अब ये तो मुझे रिस्पॉन्स भी कैसे पता चलेगा कि आप लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं बोलते जाता हूं, आप लिखते जाओ, धीरे धीरे बोलूंगा, आप लिखते जाओ। चलो मैं लिखवा ही देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो इसके मेरिट्स क्या क्या थे? पहला मेरिट था he placed 63 elements in his periodic table, यानी कि उसने 63 एलिमेंट्स अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए थे, जो कि लोथर मेयर, न्यूलैंड्स और डोबेराइनर से बहुत ज्यादा थे। तो उसने 63 एलिमेंट्स प्लेस किए थे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
his periodic table is more systematic for studying the properties of element. The properties of elements than that of other laws. यानी अभी तक हमने जितनी लॉ पढ़ी उन सब में से इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो ज्यादा सिस्टमैटिक थी एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी की स्टडी करने के लिए ज्यादा सिस्टमैटिक थी। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने डिवाइड कर दिया था उनको वर्टिकल लाइंस में, हॉरिजॉन्टल लाइंस में, यानी जो एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी कंटेन कर रहे थे उसको इसने सेम पोजीशन पे रखा था, जो नहीं कंटेन कर रहे थे उसको अलग अलग रख दिया था। ठीक, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी he found two new elements, यानी इसने दो नए एलिमेंट्स ढूंढे थे और ढूंढ के उनके बारे में बताया था। इसने पहले ही बता दिया था, उनके ढूंढे जाने से पहले उनकी पोजीशन बता दी थी कि इस पोजीशन पे ये दो एलिमेंट आएंगे, जिसको नाम क्या दिया था इसने, एक को नाम दिया था, एक का एल्यूमिनियम और दूसरा था एक का सिलिकॉन। तो जो एक का एल्यूमिनियम था वो आज के टाइम में कहलाता है गैलियम, और जो एक का सिलिकॉन था वो आज के टाइम में कहलाता है जर्मेनियम। तो देखो पीरियोडिक टेबल ऐसे ही डेवलप हुई है, पहले किसी ने थोड़े से एलिमेंट ढूंढे, फिर थोड़े से और एलिमेंट ढूंढे गए, फिर थोड़े से और ढूंढे गए, ऐसे ढूंढे जाने पे तरह तरह के एलिमेंट ढूंढे गए और उनके बाद एक एक करके लॉ बनती गई और पीरियोडिक टेबल डेवलप होती गई। तो ये उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मेरिट्स हैं मेंडलीव के। ठीक है, इसको नोट करो। एक और इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, मेंडलीव ने ही डिफाइंड वैलेंसी। मेंडलीव ने वैलेंसी डिफाइन कर दी थी। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि एक एलिमेंट कितने और एलिमेंट्स को खुद से कंबाइन कर सकता है, ये उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है और उसी को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो मेंडलीव ने वैलेंसी को भी डिफाइन कर दिया। फिर अब जब वैलेंसी डिफाइन हो गई थी तो उसने ही गेव द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। He gave the formula of oxides and hydrides. Oxides का मतलब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाता है तो उसे ऑक्साइड बोलते हैं, और हाइड्राइड का मतलब जब मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके कोई कंपाउंड बनाता है तो हाइड्राइड्स बोलते हैं। अब देखो इन सब चीजों उसने क्या किया था, इन दोनों के फॉर्मूले भी दे दिए थे, क्योंकि वैलेंसी उसने डिफाइन ही कर दी थी। तो वैलेंसी डिफाइन होने की वजह से उसने इन दोनों के फॉर्मूले दे दिए थे। जैसे फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स, अगर मैं ऑक्साइड्स की बात करूं तो ऑक्साइड्स उसने दे दिया था like M2O, sorry, R2O, RO, R2O3, इस टाइप से उसने ऑक्साइड्स दे दिए थे। ठीक है, और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लाइक RH, RH2, RH3, ये उसने हाइड्राइड्स के फॉर्मूले दे दिए थे।